नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले ना जो ये लोगो देख के आपको समझ में आ गया होगा, सबसे चपड़गंजू चैनल, महाभ्रष्ट चैनल CNBC आवाज़, ठीक है। मेरा बोलने का पूरा यहाँ पे हक है। अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी खबर, कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे ना इसमें, तो आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना इस चैनल का जो यहाँ पर जो आर्टिकल यहाँ पे छपा हुआ है यस बैंक शेयर को लेके, उसमें क्या लिखा हुआ है वो आप समझो यहाँ पे, ठीक है। अग्रवाल का कहना है कि अधिक जोखिम क्षमता वालों को शेयर में 2 से 3 साल तक बने रहना चाहिए। अग्रवाल का मानना है कि यस बैंक के चौथी तिमाही के नतीजों को खरीदारी को लुभाने के लिए सजाया गया है। बैंक में अच्छे से इस लाइन को पढ़ना। बैंक में हाल ही में क्लाइल ग्रुप ने अपना हिस्सा बेचा है, मतलब करेंटली उन्होंने अपना हिस्सा बेचा है। अभी भी क्लाइल ग्रुप के पास बैंक के होल्डिंग बाकी है। अरे तो भाई साहब, जब हिस्सा बेच दिया है तो फिर किस चीज़ का होल्डिंग बाकी है? वो फिर हिस्सा बेचा है क्यों? फिर इसका मतलब क्या निकल के आता है यहाँ पे? मैं डायरेक्ट आपसे CNBC से ये पूछना चाहता हूँ कि जब उसने हिस्सा बेच ही दिया है तो फिर उसके पास होल्डिंग का बाकी रहने का मतलब क्या है? वो बेचा तो माल बेचा है क्यों यस बैंक के शेयर्स का? किसी के पास जवाब नहीं है ना इसका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये यस बैंक शेयर है, ठीक है। यस बैंक इसलिए इसमें ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, आप अगर मेरी बातों को मानोगे तो अच्छे लोगों को मैंने देखा है मुंबई में, मतलब कि जिन्होंने अपना पैसा यस बैंक में रखा था और इतनी कठिनाइयाँ, इतनी मुश्किल हुई उन्हें पैसे निकालने में कि आप समझ नहीं सकते हो कि किस कदर ये बैंक वाले, मतलब कि जब कुछ होता ही नहीं है ना, मतलब चाहे जो कुछ भी हो, पिसता हमारा आम जनता ही है। अब अगर आप 5 दिन का ग्राफ देखोगे, 10% बैंक का शेयर जो है वो डूबा पड़ा है। 1 महीने का अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखोगे, 1 महीने में 5%, 6 महीने का देखोगे तो 16% का तेज़ी, ईयर टू डेट देखोगे तो 0.44%। अगर आप 1 ईयर का चार्ट देखोगे तो 1 ईयर का चार्ट को देख के समझ में आएगा 40% का ग्रोथ। और 40% का ग्रोथ का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि इंडियन मार्केट हमारा कंप्लीट बुलिश था और बुलिश होने के कारण रिटेलरों ने भर के इस स्टॉक्स को यहाँ पे ख़रीदा है और होल्डिंग्स अपना अच्छा खासा बनाया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँगा ना, तो जैसा कि अगर आप ग्रो में शेयर बैंक का डाटा देखोगे ना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बाइंग पे फ़िलहाल तो यहाँ पे 0% लोग मुझे इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। होल्ड में 27% लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं और सेलिंग के तरफ ज़्यादा ध्यान है 73% लोगों का, ओके, जो है यहाँ पे एग्रीगेट बाई री फ्रॉम 11 एनालिस्ट। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा ना फंडामेंटल्स पे, तो फंडामेंटल्स पे डेब्ट टू इक्विटी का यहाँ पे कुछ सीन बनता नहीं है, ओके। 71,805 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। उसके बाद फाइनेंशियल पे गेम खराब होता है। यहाँ पे फाइनेंशियल्स पे अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू जो है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ते चला जा रहा है हमारा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, मैं ईयरली बात करूँगा। यहाँ पे ईयरली अगर आप देखोगे ना तो ईयरली जो है 2021, 22, 23, तो 2023 में जो रेवेन्यू है वो थोड़ा बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन यहीं पे मैं अगर प्रॉफिट के ऊपर मैं बात करूँ ना, तो प्रॉफिट का इतना गंदा हाल हुआ पड़ा है ना, आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट 300 करोड़ घटा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ लूँ ना अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि 2022 में क्या था। 2022 में 1064 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन 2023 में क्या आया? 2023 में 736 करोड़ का प्रॉफिट आया। ऑलमोस्ट 30% का यहाँ पे गिरावट, समझो आप, मतलब ऑलमोस्ट 300% जो है यहाँ पे कट गया। अगर मैं नेटवर्थ के बारे में बात करूँ ना, तो नेटवर्थ कंपनी का बढ़ ही रहा, मतलब बैंक का बढ़ रहा है नेटवर्थ, तो ये अच्छी बात है। बात यहाँ पे ये नहीं है कि नेटवर्थ बढ़ जाने से कंपनी अच्छा करेगी। ऐसी आपको मार्केट में हज़ारों कंपनियाँ मिलेगी जिसकी नेटवर्थ लाखों करोड़ों में है, लेकिन स्टॉक प्राइसेस घंटा कुछ नहीं कर पा रही है तब से। तो यही रीज़न है फ्रेंड्स। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जाओगे ना, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आपको पता चलेगा यहाँ पे कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ना, उनका निवेश मात्र 0.18% है। कोई इंटरेस्टेड नहीं है स्टॉक्स को लेने के लिए। सबसे अगर कोई पागल इन्वेस्टर्स में अगर किसी को कहूँगा ना इंडियन शेयर मार्केट में, तो वो पागल इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे 34%, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स। इनको बस हर चीज़ में कूदना है। अगर आप मेरा पर्सनली यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछोगे ना, तो इनको कुछ नहीं करना है, इनको बस हर चीज़ में यहाँ पे कूदना है।
चाहे जो कुछ भी हो जाए, पैसे डूब जाएं, लेकिन इनको हर चीज़ में कूदना है यहाँ पे। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कौन है भाई साहब, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, जो 39% लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। प्रोमोटर्स के पास में तो एक भी शेयर्स नहीं दिख रहा है मुझे येस बैंक का। हो भी क्यों, हो भी कहाँ से, प्रोमोटर्स को मालूम है बैंक डूब चुका है, कुछ नहीं हो सकता है अब। भाई ये न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया के लोग ना थोड़े अब धीरे धीरे समझदार बनते जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे भूल जाओ, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को पता नहीं क्या दिख रहा है जो ये होल्ड करके बैठे हुए हैं। इसी तरह फॉरेन इंस्टीट्यूशन पेटीएम को भी होल्ड करके बैठे हुए थे। पता चला ना पेटीएम में क्या हुआ, सो लोअर पे लोअर सर्किट, लोअर पे लोअर सर्किट लगते चला गया। लोग परेशान हो चुके थे वहाँ पे कि सर क्या करूँ क्या करूँ, 800 900 1000 2000 रुपये की बाइंग है मेरी, मैं तो पागल हो जाऊँगा यहाँ से। तो यही होता है, बात को समझो आप। ऑन अदर हैंड अगर मैं HDFC बैंक को लूँ ना, तो HDFC बैंक में आपको समझ में आएगा कि भले ही स्टॉक्स ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है 1 ईयर में 0.66%, मतलब सॉरी 1 ईयर में अगर आप देखोगे तो नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि 90% लोग इंटरेस्टेड हैं बाई करने के लिए। और फंडामेंटल्स को आप भूल जाओ, नेटवर्थ को भी आप भूल जाओ। यहाँ पे मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर मैं दिखाऊंगा ना, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को आपको देख के समझ में आएगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स 47%, म्यूचुअल फंड का डाटा देख लो आप 23%। अगर कोई सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड है ना, तो वो म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं। रिटेल्स को 18% देख सकते हो, FIIs को 47%। तो ये फ़र्क पड़ता है भाई साहब। ऑन एन अदर हैंड अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स को यहाँ पे उठा के लूँ ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई साहब, अगर आप फेडरल बैंक को लो, अगर आप फेडरल बैंक्स को लोगे और फेडरल बैंक का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पे आप चेक करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें भी म्यूचुअल फंड्स 34% इन्वेस्टेड हैं। शेयर्स में तेज़ी है तभी तो, मैं गलत बोल रहा हूँ कि अभी अगर आप देखोगे तो 159 रुपये में शेयर हमारा ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ लेके चलूँ ना, तो 52 वीक लो है इसका 121 रुपये, 52 वीक हाई है 170 रुपये। मात्र स्टॉक्स जो है 10-20% करेक्शन में मिल रहा है। 152 पे जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है हमारा फेडरल बैंक, सॉरी 160 पे ट्रेड कर रहा है हमारा फेडरल बैंक का शेयर प्राइस। तो 10 रुपये सिर्फ घटा है ना, तो आगे चल के पोटेंशियल बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो यही एक रीज़न है कि अच्छे स्टॉक्स पे जाओ, येस बैंक पे भरोसा मत करो आप। जो लोग एंट्री ले रहे हैं, बना रहे, जो कुछ भी कर रहे हैं करने दो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको यहाँ पे अवेयर करने के लिए आया हूँ, पैसे आपके हैं, बचाने आपको है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।